मैं 12 साल का था और घर में बीमार माँ के अलावा 14 साल की बहन थी और मैं सड़कों पर नंगे पाँव सबसे अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे मांगता फिर रहा था। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी मदद करता। मैं एक एक की उंगली पकड़कर उनसे कह रहा था कि खुदा के लिए कोई मुझे 500 रुपये दे दो। अगर मेरी अम्मी को वक्त पर दवाई नहीं मिली तो वे मर जाएंगी। मैं बेतहाशा रो रहा था, एक एक का हाथ पकड़कर उनकी मिन्नतें कर रहा था। लेकिन मेरी पुकार किसी के भी दिल पर असर नहीं कर रही थी। मुझे गुस्सा उस वक्त आया जब मैंने एक आदमी से मदद के लिए कहा तो उसने मुझसे पलटकर कहा कि मैं तुम्हारी मदद एक शर्त पर करूँगा। मैं तुम्हें 500 की बजाय 2000 रुपये दूँगा। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया। वह आदमी मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और उसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया। उसने मुझ पर बहुत बड़ा जुल्म किया था। मैंने 12 साल की उम्र में उस आदमी का ऐसा रूप देखा था जिससे तो जानवर भी शर्मा जाते। मेरी ये हालत थी कि मैं चलने फिरने के भी काबिल नहीं था। उसने मुझे 2000 रुपये दिए और कहने लगा, और पैसे चाहिए तो मुझे यहीं पर दोबारा मिलना। तुम मुझे खुश करोगे तो मैं भी तुम्हें खुश करूँगा। वह जो मैंने 12 साल की उम्र में सहा था उससे मेरी रूह तक घायल हो गई थी। मैं रोते हुए अपनी अम्मी की दवाई लेकर घर पहुँचा तो मेरी बहन ज़ारो कतार रो रही थी क्योंकि मेरी माँ मर चुकी थी। मेरे हाथ से दवाई गिरकर टूट चुकी थी। मैं भागते हुए अपनी अम्मी की चारपाई के पास गया और रोने लगा। मैं उनसे कह रहा था कि अम्मी, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। देखो, मैं तुम्हारी दवाई लेकर आया हूँ। अम्मी उठो ना, अम्मी उठो ना। लेकिन मेरी अम्मी तो मर चुकी थी और मेरी बहन और मैं यतीम हो चुके थे। अब हम बेसहारा थे, इसलिए हमने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया और ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। लेकिन एक बार एक नौजवान लड़का मेरी बहन के साथ गलत हरकतें करने लगा तो मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी बहन को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह लड़का मुझ पर हंसने लगा और कहने लगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तेरे सामने आज तेरी बहन को बेपर्दा करूँगा। जिस जगह वह लड़का मेरी बहन को छेड़ रहा था वे गली उस समय सुमसाम पड़ी थी। हम दोनों बहन भाई गली के हर दरवाजे को खटखटाकर भीख मांग रहे थे। तभी उस लड़के ने घर का दरवाज़ा खोलकर हम दोनों को देखा और मेरी बहन का हाथ पकड़कर घर के अंदर खींचने लगा था। मैंने उसे पीछे हटने को कहा था। वह मुझे और मेरी बहन को ज़बरदस्ती अपने घर के अंदर ले आया और फिर मेरे दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और मुझे कोने में बैठाकर मेरे सामने ही मेरी बहन की इज्जत को तार तार करता रहा। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरी बहन को कोई बचा लो। मेरी बहन रोती रही, सिसकती रही, लेकिन उस आदमी ने अपनी हवस की खातिर मेरी बहन की जान ले ली। वह उस आदमी के जुल्म को सह नहीं पाई थी, इसलिए वह मर गई थी। मैं गुस्से और नफ़रत से अपने हाथों पर पूरी ताकत लगा रहा था कि मेरे हाथ खुल जाएं और मैं उस इंसान को जान से मार डालूं। लगातार कोशिशों से मेरे हाथ खुल गए। वह आदमी मेरी बहन के मुर्दा शरीर को देखकर परेशान था, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैंने उसके कमरे में रखा हुआ गुलदान उठाया और उसके सिर पर वार करने शुरू कर दिए। मैंने उसके सर पर इतनी बार वार किए कि वह लहूलुहान हो गया और वहीं पर तड़प कर मर गया। लेकिन मेरा गुस्सा ख़त्म नहीं हो रहा था। ये मेरा पहला कत्ल था जो मैंने 15 साल की उम्र में किया था। मेरी बहन तो मर चुकी थी। मैं आखिरी बार उस समय रोया था जब मैंने अपनी बहन को दफनाया था। उसके बाद मैंने लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगने की बजाय छीन कर खाना शुरू कर दिया था। मैं लोगों के बटुए चोरी करके ने लगा था। जैसे जैसे समय गुजरता गया मेरे हाथ में सफाई आने लगी। मैं किसी के बराबर में से गुजरता तो उसकी जेब खाली कर देता था। मेरा उठना बैठना भी ऐसे लोगों में होने लगा था। मैंने अपना दूसरा कत्ल 18 साल की उम्र में एक मोटरसाइकिल वाले से मोबाइल चुराते हुए किया था। वह मुझे अपना मोबाइल नहीं दे रहा था, हालांकि मेरे साथी ने मुझसे कहा था कि इसे सिर्फ पिस्तौल दिखाकर डराना है। लेकिन मुझे उस इंसान पर गुस्सा आने लगा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। उस समय उस आदमी का कत्ल करके मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि उस आदमी का कोई कसूर नहीं था। लेकिन ये बात जब मेरे गिरोह के बॉस को पता चली कि मैं गुस्से में बेकाबू होकर कुछ भी कर सकता हूँ तो वह मुझे एक आदमी के पास ले गया जो मुझे कत्ल करने के लाखों रुपए देने को तैयार था। मैं ये काम करने लगा। मेरा दिमाग इस कदर तेज़ था कि मैं कत्ल करने के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। लेकिन आखिरी कत्ल ने मेरे अंदर सोए हुए ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे जिस इंसान का कत्ल करने को कहा गया था वह इंसान अपना घर बेचने को तैयार ना था। मेरे मालिक को उसका घर चाहिए था क्योंकि उस ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ चुकी थी और मेरे मालिक को वहाँ पर एक मॉल बनाना था। लेकिन उस आदमी का घर मॉल बनाने में रुकावट बन रहा था। मेरे मालिक ने उस घर की बहुत कीमत लगाई थी।
फिर भी उस आदमी ने वे घर बेचने से इनकार कर दिया था। मेरे मालिक ने कहा कि इसे मार डालो, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मैं राज़ी हो गया। जब मैं उस आदमी के घर गया और उस आदमी पर बंदूक तानी, तो उस आदमी की 10 साल की बच्ची और उसकी बीवी रो कर कहने लगी, ये हमारा इकलौता सहारा है, हम रोज़ाना काम करके खाने वाले लोग हैं, खुदा के लिए हमें छोड़ दो। ना जाने क्यों, लेकिन मैं उसे मान नहीं सका और वापस अपने बॉस के पास आ गया। तो वह मुझे गालियाँ बकने लगा। कहने लगा, मेरे दिए हुए टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरी ही बात मानने से इनकार कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ये सुनते ही मैं आपे से बाहर हो गया और मैंने अपनी पिस्तौल निकाली और बॉस को ही भून कर रख दिया और फिर ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अपने सारे जुर्म मैंने ख़ुद कबूल किए थे, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा हो गई। लेकिन एक दिन मेरे पास एक पुलिस का अफसर आया और कहने लगा कि उसने अपनी बीवी को गलती से तलाक दे दी है और तुम उसका हलाला कर दो। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं करना। पहले तुम लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हो, उन्हें छोड़ देते हो, फिर अपनी बीवी को इस आजमाइश में डालकर उन्हें मजबूर करते हो। वे कहने लगा, ये मेरी बीवी की ख़ुद की ख्वाहिश है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ था। वह ऑफिसर 40 साल के लगभग लग रहा था। मुझे लगा इसकी बीवी भी कोई 35-34 साल के लगभग होगी, लेकिन वह तो 23-24 साल की खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। मैं सेंट्रल जेल का एक ऐसा मुजरिम था जिसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। मुझे जंजीरों में बांध के रखा गया था। जिस जेल में मुझको बंद कर दिया गया था, वहाँ पर कोई दूसरा कैदी भी नहीं था। कोई भी कैदी मेरी जेल में मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही ख़तरनाक था। उस समय मेरे बाल कंधे तक बिखरे हुए थे, मेरी शेव भी काफ़ी बड़ी हुई थी, मेरे नाखून भी काफ़ी बढ़ चुके थे और हर वक्त गुस्से में रहने की वजह से मेरी आंखें लाल रहती थीं। मेरा कद 6 फीट से भी ऊंचा था और मेरी सेहत तो देखने लायक थी। मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं 10 मर्दों को एक साथ उठाकर पटक सकता था, उनकी जान ले सकता था। जेल के कैदी तो कैदी, पुलिस वाले और जेलर तक मुझसे थर-थर काँपते थे। मुझे पता था कि 1 महीने के बाद मुझे फांसी के तख्त पर लटका दिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उससे पहले मेरे साथ एक ऐसा हादसा भी हो सकता है। मेरे अंदर एक आग सी भड़क रही थी। खून जमा देने वाली सर्दी के मौसम में बड़ी बेपरवाही के साथ अपनी कैदी वर्दी की शर्ट उतार कर अपनी जेल में चक्कर पर चक्कर काट रहा था। जो बात कुछ देर पहले मुझे इंस्पेक्टर ने सुनाई थी, मेरा दिमाग उसको हजम नहीं कर पा रहा था। मुझे लग रहा था कि जो मैंने सुना होगा गलत है। भला ऐसी कोई बात कैसे कर सकता है, वह भी एक सजाए मौत के कैदी के साथ। शायद उस औरत का दिमाग ख़राब हो गया है। मैंने कभी उस औरत को देखा नहीं था। मैं नहीं जानता था कि वह कौन है, क्यों मेरे साथ ऐसा काम करना चाहती थी। मैं जितना इस बारे में सोच रहा था, उतना ही उलझता जा रहा था। लगातार कई घंटों से मैं अपनी छोटी सी जेल के अंदर बेचैनी से चक्कर पर चक्कर काट रहा था। ठंडे मौसम में, जमा देने वाली सर्दी में, बिना शर्ट पहने मैं पसीने में भीगा हुआ था। मेरा दिमाग था कि काम करना बंद कर चुका था। हालांकि मुझे मेरे गिरोह के लोगों में मास्टरमाइंड कहा जाता था, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे तरीक़ों से कत्ल करता था कि कत्ल करने वाले होने वाले को भी खबर नहीं होती थी और ना ही कोई मुझे पकड़ सकता था। मैं अपने पीछे कोई भी सुराग नहीं छोड़ता था। ये तो मैंने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया था, वरना अब तक की शहर की पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही होती और ये पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। मेरा दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था, लेकिन जो बात कुछ देर पहले इंस्पेक्टर साहब से सुनकर आया था, उस बात को सुनकर मेरी अक्लमंदी ख़त्म हो गई थी और मैं ये सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। वह लड़की या औरत जो भी है, ऐसा क्यों चाहती है। मैं अपनी सोचों में गुम था जब जेलर के डंडे ने मेरी जेल की सलाखों पर आवाज़ की थी। मैंने चौंक कर देखा तो जेलर कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं, क्या सोचा तुमने। मैं पहले से ही परेशान था और उस पर जेलर की बात सुनकर मैंने ज़रा तेज़ आवाज़ में कहा कि एक बार मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वह लड़की मुझसे ही ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है। उस जेलर ने पहले मुझे देखा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मैं सिगरेट पीने का बहुत शौकीन था। मैंने हाथ बढ़ाकर वह सिगरेट ले ली और मुंह में दबा ली। उस जेलर ने लाइटर से मेरी सिगरेट जलाई और एक सिगरेट जलाकर अपने मुंह में भी रख ली और कहने लगा, मरने से पहले तुझे ये एक खूबसूरत मौका मिल रहा है, कमबख्त क्यों इसे गंवाना चाहता है। वे कौन है कौन नहीं। अरे ऐश करो, नेकी का काम है, नेकी करो और रिलैक्स करो। अरे जब तुम उस इंस्पेक्टर की बीवी को देखोगे तो अपने होशो हवास खो बैठोगे। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने जल्दी से सिगरेट खींचकर उस जेलर के मुंह पर दे मारी। वे कुछ घबरा कर पीछे हटा। उसके पीछे हटने की वजह से सिगरेट ज़मीन पर गिर गई। जेलर गुस्से से मेरी तरफ देखने लगा और कहने लगा, ये क्या बदतमीज़ी है।
मैं वैसे भी किसी से नहीं डरता था और ये बेवकूफ़ टाइप का आदमी था। मैंने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ मुझे बड़ा ही खूबसूरत मौका मिल रहा है। मैं कातिल हूँ, मुझे फांसी की सज़ा हो चुकी है, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ और मेरे पास सिर्फ़ 1 महीना है, लेकिन मुझे मौत का कोई डर नहीं था। मेरे डर का नाम अपनी डिक्शनरी में से निकाल दिया था। लेकिन मैंने आज तक कभी भी किसी औरत को बुरी नज़र से नहीं देखा था। मैंने बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा कि अगर मेरे सामने तुमने किसी भी औरत के बारे में ऐसे बकवास की, तो मरने से पहले गला तुम्हारा भी काट दूँगा। जिन तेज़ गज़बनाक शब्दों से मैंने उस जेलर से कहा था, वे सुनकर घबरा गया था। वे फ़ौरन वहाँ से रफूचक्कर हो गया था। मैंने जेल का एक कोना सँभाल लिया, नींद भी आ रही थी, लेकिन सुबह मुझे उस इंस्पेक्टर को जवाब भी देना था। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं उसकी बात से इनकार कर दूँगा, लेकिन मुझे उस औरत की अक्ल पर भी हैरत होती। इसलिए एक बार मैं उससे मिलना चाहता था। मैं देखना चाहता था वे क्यों चाहती है कि मैं उसके साथ ये काम करूँ। लेकिन मैं ये भी सोच चुका था कि मैं उससे मिलने का पर इनकार कर दूँगा। मैं ये काम नहीं कर सकता। अगले दिन जब उस इंस्पेक्टर ने मुझे अपने पास बुलाया, तो 2 पुलिस हवलदार के साथ मैं इंस्पेक्टर के ऑफ़िस में गया था। वे सामने कुर्सी पर बैठा था, काफ़ी परेशान था। मुझे देखकर मुझसे पूछने लगा, "क्यों? तुमने क्यों कहा कि तुम्हें उस लड़की से मुलाकात करनी है?" मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ, तभी मैं अपना फ़ैसला सुनाऊँगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर साहब ने गुस्से से मुझे घूर कर देखा और कहने लगा कि फ़ैसला तो हो चुका है। जो मैंने कहा है तुम्हें वह हर हाल में करना पड़ेगा। पूरी ज़िंदगी तुमने गुनाहों में गुज़ार दी है, मरने से पहले एक अच्छा काम करो जो मैंने कहा है। मैंने आज तक किसी के फ़ैसले पर सिर नहीं झुकाया है और ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आज मैं जेल में मौजूद हूँ तो ये मेरा ही अपना फ़ैसला था। इसलिए मैं फ़ैसला उस समय करूँगा जब उस लड़की से मुलाकात कर लूँगा। उससे पूछूँगा कि आखिर वह मेरे साथ ही ऐसा क्यों करना चाहती है। जानना चाहता हूँ कि वे एक ऐसे मुजरिम के साथ जिसने न जाने कितने कत्ल किए हैं और 1 महीने के बाद फांसी की सज़ा चुन चुका है, उसके साथ ही वे क्यों एक रात गुज़ारना चाहती है। मैं ये भी सोच नहीं सकता कि ये पुलिस वालों की कोई चाल है। ये मुझसे कोई राज़ उगलवाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने हर जुर्म को खुद ही कबूल कर लिया था। अपनी सज़ा भी सुन चुका था। सामने बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी अपनी बीवी से मुलाकात करवा देता हूँ। लेकिन देखो, तुम्हारे पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कह चुका हूँ। ये कहने के बाद उसने दोनों हवलदारों से कहा कि इसे वापस जेल में बंद कर दो। जब तक मैं उस लड़की या फिर उस औरत से नहीं मिलता, मेरी परेशानी वैसी की वैसी ही बनी रहनी थी। कुछ घंटों के इंतज़ार के बाद 2 लेडीज़ कांस्टेबल के साथ एक लड़की मेरी जेल में आई थी। उस लड़की को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया था। वे बेहद हसीन और कम उम्र की लड़की थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 23-24 साल की थी। उसे देखकर तो मेरे अंदर भी बहुत सारे सवाल उठने लगे थे। कम उम्र, नाजुक सी लड़की कैसे मेरे जुनून को अपने बदन पर सह सकती थी। मुझे उस लड़की की अक्ल पर शक होने लगा था। मुझे देखकर तो ख़तरनाक से ख़तरनाक मुजरिम तक डर जाते थे और ये नाजुक सी लड़की मेरे साथ हलाला करना चाहती थी। 1 महीने मेरी संगत में रहना चाहती थी। मैंने आज तक शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं जानता था कि कोई भी औरत मेरे जुनून को सह नहीं पाएगी। वह लड़की बहुत शायद रो कर आई थी, क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थी। वे मेरे जेल के अंदर दाखिल हो गई। वे दोनों पुलिस वाली हवलदार भी अंदर आने लगी, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है। तुम लोग चाहो तो जेल के बाहर से ताला लगाकर चली जाओ। वे दोनों वहाँ से चली गईं। जेल के अंदर की कुर्सी पर वे लड़की बैठ चुकी थी, लेकिन उसकी नज़रें झुकी हुई थी। अब तक उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। मैंने गुस्से से उसे पुकारा। मैंने कहा, सुनो, तुम मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो? मेरे सवाल पर भी वो गुमसुम बैठी रही। मैं उसके पास गया और उससे कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तुम मुझसे हलाला क्यों करवाना चाहती हो? वे लड़की बहुत उदास होकर कहने लगी, आपको एतराज़ किस बात पर है? हालांकि उसने अभी तक भी अपनी नज़रें नहीं उठाई थी। शायद उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, जिन्हें वह मुझे दिखाना नहीं चाहती थी। मैंने कहा, तुम मेरे बारे में शायद ठीक से नहीं जानती हो। वे कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ हलाला नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर अचानक उसने मेरी तरफ देखा था। आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर आ गए थे। वे कहने लगी, क्यों? उसके सवाल पर मैंने कहा कि क्यों भरी जवानी में मरना चाहती हो? मेरे जुनून को तुम सह नहीं सकती। मेरी बात सुनकर एकदम से उसका चेहरा फीका सा पड़ गया था, लेकिन फिर भी वे वही कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, सोच लो, मैं आज तक किसी पर भी दया नहीं दिखाई है। बहुत कत्ल किए हैं, मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। सोच समझ कर फैसला करना। हालांकि मेरा इरादा उस लड़की को इनकार करने का था, लेकिन उसे देखकर ना जाने क्यों मैं उसे इनकार न कर सका। वह अपने हुस्न में अपने आप मिसाल रखती थी, इसलिए मेरा दिल उसे देखकर बेईमान हुआ था। फिर जब वह खुद राज़ी थी तो मैं कैसे पीछे हट जाता। मैंने कहा, ठीक है, जब तुम्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है।
खैर अगले दिन मुझे जेल से बाहर निकाला गया और बाहर पुलिस की जेब में बैठाकर एक घर पर ले जाया गया, जहाँ मेरे बालों को कटवाया गया, मेरी शेव करवाई गई, मेरा हुलिया ठीक-ठाक कराया गया। शाम को मेरा उस लड़की से निकाह हो गया था। पहली बार मैं एक अजीब-सी उलझन का शिकार हुआ था। अभी मेरे दिमाग में यही सवाल कुलबुला रहा था कि आखिर मैं ही क्यों? उस लड़की को मैं ही क्यों मिला था हलाला के लिए? खैर उसी के एक कमरे में लड़की दुल्हन बनी बैठी हुई थी। वो छोटा-सा मकान था जहाँ पुलिस का भारी बल तैनात था ताकि मैं कहीं भाग ना सकूँ। मेरे और उस लड़की के अलावा कमरे में कोई नहीं था। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की दुल्हन बनी बैठी हुई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक फांसी से 1 महीने पहले मेरी शादी भी हो सकती है। मैं कमरे में दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद किया, उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। हालाँकि वह बहुत ही सादगी से तैयार हुई थी, लेकिन उस शादी के भी जोड़े में क़यामत लग रही थी। उस वक़्त वे कुछ डरी-सहमी सी लग रही थी। पहली बार मुझे लगा कि मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कना जानता है। वह पहला मौका था कि मैं एक लड़की के सामने उसके शौहर की हैसियत से बैठा था। मैंने आज तक 3 औरतों का कत्ल किया था, चोरी-डकैती भी की थी, काफ़ी नौजवानों को भी जान से मारा था, बस कभी किसी से प्यार नहीं किया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैंने उस लड़की का हाथ थामा और उससे यही कहा कि तुमने मुझे हलाला के लिए क्यों चुना? वो लड़की कहने लगी, मैं अभी आपको वजह नहीं बता सकती, लेकिन देखो मैं बाद में बता दूंगी। मैंने कहा, हलाला क्यों करवाना चाहती हो? जिस आदमी ने तुम्हें एक बार छोड़ते हुए नहीं सोचा, वे दोबारा भी तुम्हें छोड़ देगा। वे कहने लगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उसकी बात पर गुस्सा आने लगा था। वैसे भी मैं गुस्से का बहुत तेज़ था, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। मैं बहुत जल्दी आग बबूला हो जाता था, इसलिए मैंने उसका दुपट्टा उसके सर से उतारा और उसके हाथ से उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और कहा, जानती हो मैंने आज तक किसी से शादी नहीं की, क्योंकि मुझे ये लगता था कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, बस एक धड़कने वाली मशीन है जो बस मेरे शरीर को ज़िंदा रखे हुए है। इसलिए अगर मैं किसी औरत के पास जाऊंगा तो उसे बस अपने जुनून का निशाना ही बना सकता हूँ, उसे अपनी बीवी नहीं, और ना ही मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। ये कहते हुए मैंने उसका जूड़ा भी खोल दिया था। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने आज तक औरतों को अपने सामने डरते हुए देखा था, मुझसे ज़िंदगी की भीख मांगती हुई, रोती हुई। ये लड़की भी डरी हुई थी, लेकिन रो नहीं रही थी, ना ही मेरी विनती कर रही थी। मैं साइड टेबल का लैंप जलाना बुझाना चाहा तो उसने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि लैंप की मध्यम सी रोशनी में उस रात को मेरे लिए यादगार बनाकर रख देगी। सुबह मैं उठा तो अपना सर पकड़े हुए बैठा था। मुझे लग रहा था कि जो ज़िंदगी मैंने अब तक जी है वह भी इतनी दर्दनाक नहीं थी जितनी वह रात थी। मैं फ़ौरन से वॉशरूम में चला गया। ठंडे मौसम में ठंडा पानी का शावर और कपड़े समेत उसके नीचे खड़ा हो गया था। मेरे मुंह पर पानी गिर रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। दिल के सिले हुए ज़ख्म जैसे फिर से उधड़ गए थे। मेरी आंखों के सामने अपनी गुजरी ज़िंदगी घूमने लगी थी। लेकिन फिर अपने दिमाग से सारी बातों को झटक कर मुझे वे लम्हे याद आने लगे जिन लम्हों में उस लड़की के मैं साथ था। मैं उसके साथ वे काम करने लगा जो काम मैं करने के लिए आया था। जब मैं उसके करीब होने लगा तो उसके बाजू पर गहरे ज़ख्म के निशान को देखकर मुझे झटका सा लगा था। मैंने पूछा, ये क्या है? तो वे कहने लगी, ये मोहब्बत है। ये कहते हुए उसकी आवाज़ में बेबसी और मायूसी थी। वे कहने लगी, जिस जुनून से तुम मुझे डरा रहे हो मैं तो रोज़ ही उस जुनून का शिकार बनती हूँ। वे ऑफिसर इंसानी रूप में भेड़िया है। उसे औरत की सिसकियाँ पसंद हैं, उसकी चीखें पसंद है। इसलिए जब भी वह मेरे करीब आता है तो उसके प्यार करने का यही तरीका होता है। जब तक मेरी चीख ना निकले उसको मज़ा नहीं आता। मेरी बेबसी और मेरी चीख सुनने के लिए वह जलती सिगरेट से मेरे शरीर को दाग करके कहता है, ये मेरी मोहब्बत है, इसलिए तुम्हें सहनी पड़ेगी। उस लड़की की तकलीफ़ को देखकर मुझे अपने साथ की गई वहशत याद आ गई थी जो 12 साल की उम्र में मुझ पर की गई थी। मैं उसकी तकलीफ़ को समझ सकता था। मैंने उस रात उसे कुछ नहीं कहा। उसकी गर्दन के पास दांतों के गहरे निशान थे जिनसे अब भी खून बह रहा था। वे कहने लगी कि उसकी बात का इनकार करने पर उस इंसान ने मुझे तलाक दे दी। वे कहने लगा कि हलाला करवाओ। मैंने इनकार किया तो उसने मेरी गर्दन का ये हाल कर दिया। वे कहने लगा, अब मैं तुझे एक ऐसे इंसान के सामने डालूंगा जिससे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट डरता है। उससे तुम्हारा हलाला करवाऊँगा जब तुम्हें पता चलेगा कि जुनून क्या होता है। अगर तुमने इनकार किया तो देखो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। सुबह होते ही वे ऑफिसर घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, हलाला तो ठीक से हो गया ना? तबीयत खुश हो गई तुम्हारी? वह मुझे अपनी तरह चालबाज समझता था, लेकिन मैं हालात के आगे मजबूर होकर मुजरिम बना था। मैंने सोच लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। मैंने अपने हाथ में तेज़ धार चाकू पकड़ रखा था। मैंने उसी से उस पर वार करने शुरू कर दिए।
फांसी तो मुझे होनी ही थी, लेकिन क्या अच्छा था कि एक खुले जानवर से उस लड़की को आज़ाद करवा देता। शायद ये मेरा काम खुदा से मेरी माफ़ी की वजह बन जाए। हमारे माशरे में ऐसे ख़तरनाक लोगों के लिए कोई सज़ा नहीं होती है। मेरे जैसे ख़तरनाक मुजरिम बनने वालों के पीछे भी एक दुख भरी दास्तां होती हैं, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। पता नहीं क्यों अब ज़िंदगी प्यारी लगने लगी थी। मैं जीना चाहता था, उस लड़की के लिए जीना चाहता था, उसकी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरना चाहता था। मुझे वह लड़की एक ही रात में अपनी अपनी सी लगने लगी थी। मैंने उसके जल्लाद शौहर को उसके किए की सज़ा दे दी थी, लेकिन उसकी कही एक बात ने मुझ जैसे पत्थर को भी पिघला दिया था। वे कहने लगी, मेरे शौहर अब तुम हो, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे भी इतना प्यार कर सकता है, किसी को मेरी भी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अब क्या हो सकता था? मेरे गुनाहों की सज़ा तो मुझे मिलनी ही थी। मैंने अब तक जितने भी बेगुनाहों का खून बहाया था, उन्हें भी तो इंसाफ मिलना था। उसकी गुजारिश करने पर मुझे उसके साथ रहने की इजाज़त मिल गई थी। वे मेरी ज़िंदगी का बचा हुआ वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता भी नहीं चला। आज मुझे फांसी होनी थी और वह मेरे सामने खड़ी थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह सिर्फ़ मेरी थी और सिर्फ़ मेरी बनकर ही रहेगी। लेकिन मैंने उससे कह दिया था कि अगर उसकी आने वाली ज़िंदगी में कोई मुझसे अच्छा हमसफ़र मिले तो वह उसका हाथ थाम ले। मेरी रूह को तभी सुकून मिलेगा।